कल जो हम लोग ने देखा था उसमें हम लोग ने देखा था कि क्या क्या रोल्स हैं, ठीक है, कितने न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए एसेंशियल हैं, कितने बेनिफिशियल हैं, और किसके सिम्टम्स कहाँ कहाँ दिखते हैं, ठीक है, किससे कौन सी प्रोमिनेंट डिजीजेज होती हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में हम लोगों ने नहीं किया, अब जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हम लोग को नोट किया, हमने नोट किया, ठीक। अब इसके बाद इसी में आगे चलते हैं, ठीक है। और इसी में एक चीज कहीं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है, इंडिकेटर प्लांट से, ठीक है। तो इंडिकेटर प्लांट क्या होता है? इंडिकेटर प्लांट, तो इंडिकेटर प्लांट बोलने का मतलब है कि जैसे हमारी गाड़ियों में भी इंडिकेटर होता है, मीन्स कोई हमको क्या कर रहा है, साइन दे रहा है या सिग्नल दे रहा है कि इस तरीके का डिफिशियंसी दिख रहा है। मतलब इंडिकेटर प्लांट क्या है, प्लांट सॉइल में हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ऑलमोस्ट, मेजर न्यूट्रिएंट भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, ठीक है, सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो क्या हर प्लांट्स की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी जो कि एक न्यूट्रिएंट से एसोसिएटेड होती है। या अगर वो न्यूट्रिएंट अगर हमारे सॉइल में एब्सेंट है तो बहुत सारी क्रॉप्स होंगी जो जिसपे उसका ड्रास्टिक सिम्टम्स नहीं दिखता, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिसपे आपको सिम्टम्स बहुत अर्ली दिखने लगते हैं या बहुत तेजी से या नोटिफाइड रूप में दिखने को मिलते हैं, तो उसको हम इंडिकेटर प्लांट कहते हैं, ठीक। तो इंडिकेटर प्लांट से भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर प्लांट्स यही इंडिकेटर प्लांट्स हैं, ठीक है। डिफिशियंसी सिम्टम्स में दो से तीन चार क्रॉप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट है या जो सबसे ज्यादा ऑप्शंस में देखे जाते हैं उसी का नाम मैं यहाँ लिखवाऊंगा। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो इंडिकेटर प्लांट्स है वो हमारा क्या है, कॉलीफ्लावर और कैबेज, ठीक। मेज में भी दिखता है, सॉर्गम में भी दिख सकता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं एग्जिट करके फिर से जाता हूँ, थोड़ा सा ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो वह आज जो मैं बात कर रहा था इंडिकेटर प्लांट्स के बारे में बात कर रहा था। इंडिकेटर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंटली और सबसे पहले देखने को मिलती है, तो इंडिकेटर प्लांट, ठीक। तो सबसे पहले हमारा आएगा नाइट्रोजन, ठीक। फास्फोरस नाम लिख लेते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं, ठीक। पोटेशियम, इसके बाद कॉपर, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, कैल्शियम और सोडियम। जनरली इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा और हमारा हो सकता है सल्फर और जिंक, और जिंक ये थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की बात करें तो नाइट्रोजन का डिफिशियंसी सिम्टम जो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है वो हमको
कैबेज और कॉलीफ्लावर में देखने को मिलता है। तो हमारे लिए जो नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट है, जैसे हमने अभी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बारे में भी पढ़ाया था जब सॉइल वाटर पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने ये बताया था कि जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए इंडिकेटर प्लांट्स है होता है वो हमारा है सनफ्लावर। तो इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, ये हमारे इंडिकेटर प्लांट्स के ऑप्शन में दिखता है। फॉस्फोरस की लिए बात करें तो मस्टर्ड, ठीक, मस्टर्ड एंड रेपसीड जो है, ठीक, इसमें ये आपका इंडिकेटर क्रॉप के लिए में होता है। पोटेशियम के लिए पोटैटो, कॉपर के लिए बात करें तो वीट, आयरन की बात करें तो सोरगम, बोरॉन में सनफ्लावर, मैंगनीज का ओट, ठीक, मॉलिब्डेनम और कैल्शियम और नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट कैबेज और कॉलीफ्लावर में से ही हमको मिल जाता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम, सोडियम शुगर बीट जो हमारा चुकंदर होता है। शुगर बीट में हमको सोडियम की डिफिशियंसी जल्दी स्टेज पे देखने को मिल जाती है। सल्फर के लिए हमारा लूसर्न है, ठीक, जिंक के लिए मेज, ठीक है, मेज का तो आपका नाइट्रोजन का भी डिफिशियंसी सिम्टम शो कर देता है, पोटेशियम की भी शो कर देता है, जिंक की भी कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिकेटर प्लांट्स कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर प्लांट्स थे जिससे कभी कभी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा इसमें से है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इंडिकेटर प्लांट से बन जाते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन कि एवरेज प्लांट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, एवरेज प्लांट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में हमारे क्या होते हैं, ठीक है, प्लांट में लिविंग सेल है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट में प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक दो लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर के 4 या 5 लिख लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो एवरेज प्लांट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, यानी हमारे प्लांट के अंदर कितना न्यूट्रिएंट होता है। तो हमने बात किया था स्ट्रक्चरल या बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट CH2 की बात किया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, पोटेशियम, ये तो मेन है। बाकी जो है, ठीक है, 1% से लेस देन ही पाए जाते हैं। तो अगर हमारे प्लांट में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 45% कार्बन और 45% हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है और 6% हमारा जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये टोटल हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट जो कंसेंट्रेशन है 96% तो हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, ठीक। नाइट्रोजन की पूछे जाएगा तो प्लांट्स में जो नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन है 1.5% है और पोटेशियम का 1% होता है। बाकी जो है या तो वो 1% से कम होते हैं या तो फिर ppm में होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है बात है कि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि नाइट्रोजन स्पेशली कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है। तो प्लांट के अंदर 1.5% नाइट्रोजन एवरेज नाइट्रोजन हमारा पाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी नाइट्रोजन के बारे में, हम लोग ने पढ़ ही लिया है। इन सब चीजों के बारे में फिर से नहीं जाएंगे। कल एक जो टॉपिक छूट गई थी वो मोबिलिटी के बारे में थी कि जो न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, किसका प्लांट के अंदर एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है और किसका कम होता है। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर हमारी ये क्रॉप है,
मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। जो आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं उसकी मोबिलिटी की बात करते हैं। तो या तो वो सॉइल के अंदर कैसे मोबाइल है, और दूसरा प्लांट के अंदर कैसे मोबाइल है। ठीक है, क्या क्या रूट से क्या प्लांट एब्जॉर्ब होगा, सॉरी, रूट से क्या न्यूट्रिएंट आपका एब्जॉर्ब होगा, और वो क्या सॉइल के ऐसा नहीं है कि सरफेस रूट जोन के पास होता है। ठीक है, रूट जोन से दूर भी पाया जाता है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट की अलग अलग मोबिलिटी होती है। तो इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अगर सॉइल की बात करें तो हाई, मीडियम और लो इन सॉइल। और प्लांट में भी इसी तरीके से हाई, मीडियम और लो। लो बोलने का मतलब हमारा क्या है, इमोबाइल, यानी जो उसकी मोबिलिटी बहुत कम है, या इमोबाइल इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे प्लांट, पहले सॉइल की बात करें तो सॉइल में सबसे ज्यादा मोबाइल क्या होते हैं, यानी जिसकी लीचिंग ज्यादा होती है, यानी जिसकी लीचिंग लॉसेस ज्यादा होती है, वो उतनी हाईली मोबाइल होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं नाइट्रोजन। लीचिंग वर्ड याद दिमाग में आते ही नाइट्रोजन। दूसरा चीज क्या है, सल्फर, बोरान, ठीक है, ये ज्यादातर हमारे मोबाइल होते हैं। ठीक, इसके बाद क्लोरीन भी, क्लोराइड आयन भी सॉइल के अंदर काफी मोबाइल नेचर का होता है। मतलब इसकी ये जल्दी से पानी के साथ घुल के नीचे भी चले जाते हैं। मतलब लीचिंग ज्यादा होती है हाई मोबाइल, अगर कोई न्यूट्रिशन है तो उसमें लीचिंग लॉसेस ज्यादा होती है। अगर मॉडरेटरी मोबाइल की बात करें, इसमें भी नाइट्रोजन किस फॉर्म में हाईली मोबाइल है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में। जबकि अमोनियम फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो मॉडरेटली हमारा मोबाइल होता है। ठीक है, और उसके बाद पोटेशियम, ये भी हमारा मॉडरेटली मोबाइल में आता है। ठीक है, जितने फिर कटायन हम लोग जानते हैं, कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ये सारे हमारे जो हैं ये मॉडरेटली मोबाइल में आते हैं, हाई मोबाइल में नहीं आते हैं। ठीक है, मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम है हमारा, और इसके बाद हमारा आयरन है, कॉपर है। ये तमाम सारे जितने भी हैं ये हमारे सॉइल के अंदर मीडियम मोबिलिटी शो करते हैं। इसके बाद बात करें तो लो मोबिलिटी में हमारा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है उसकी सबसे कम मोबिलिटी होती है सॉइल के अंदर। ठीक, जिंक, ये भी चिलेटेड फॉर्म में पाया जाता है जिंक। तो इसकी भी मोबिलिटी, मतलब कोई भी अगर चिलेटेड अमाउंट फॉर्म में है, चिलेटेड मीन्स एक जाल में है, चिलेटेड जिंक है, चिलेटेड कॉपर है, चिलेटेड कोई भी मेटल है, ठीक है, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो ज्यादातर एग्जाम्पल में तो ये फास्फोरस ही पूछता है। तो सॉइल के अंदर अगर इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स की बात करेगा तो उसका आंसर है हमारा फास्फोरस। अब बात करते हैं प्लांट। प्लांट के अंदर मोबिलिटी, कल ही हमने बात की थी, जिसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स लोअर लीफ पे आती है, यानी ओल्डर लीफ पे आती है, उसकी मोबिलिटी प्लांट में काफी हाई होती है। मीन्स एन, पी, के, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम, चीनी, क्योंकि वो इतने मोबाइल है कि ऊपर चले जाते हैं लेकिन नीचे ही कमी हो जाती है उसकी। तो इस वजह से ये हाईली मोबाइल होते हैं। इसकी डिफिशियंसी सिम्टम ओल्डर लीफ पे आती है। मॉडरेटली लीफ पे मतलब जिसकी डिफिशियंसी सिम्टम बीच में आए या ऊपर आए, तो उसको हम कहेंगे मॉडरेटली मोबाइल। जैसे कि हमारा सल्फर, कॉपर, आयरन, जिंक, ठीक है, मैंगनीज, ये सारे जो हैं हमारे यंग लीफ या उसके मिड रीजन में आते हैं। और जो एकदम इमोबाइल होता है, मीन्स बहुत इमोबाइल होता है, उसकी डिफिशियंसी सिम्टम हमारे टर्मिनल बर्ड पे आती है। इसका आंसर है कैल्शियम और बोरॉन। तो इससे भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर।
प्लांट में इमोबाइल न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेगा, ठीक है। मोबाइल न्यूट्रिएंट के बारे में तो नहीं बोलता, इमोबाइल के लिए ही पूछेगा। तो सॉइल के अंदर फास्फोरस और प्लांट के अंदर कैल्शियम और बोरान। और अगर दोनों ऑप्शन है तो सबसे ज्यादा इमोबाइल अगर कोई होता है तो वो कैल्शियम होता है, ठीक। तो ये सारी बातें रही हमारी मोबिलिटी से रिलेटेड। इतनी बात समझ में आई? ये जो मैंने लिखा है इतना समझ में आया? ठीक, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं इरोजन की, ठीक है। अभी हम लोग ने सॉइल पढ़ा, सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा। एक जो सॉइल इरोजन जो है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इतना डिटेल में इसको नहीं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं सॉइल इरोजन क्या है, ठीक है, किस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन में क्या डिफरेंस है। सॉइल फॉर्मेशन हमने देखा कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें क्या है कि रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग के बाद फिर क्या है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं या सेडिमेंटेशन होता है, उससे फिर हमारे अलग अलग तरीके के सॉइल्स बनते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हमने पढ़ा, ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन और हमारा इल्यूविएशन था, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस पढ़ने के बाद तो ये हम इससे हमारी सॉइल बनती है। लेकिन सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है लॉस ऑफ सॉइल, लॉस ऑफ सॉइल। अब सॉइल का लॉस किस तरीके से होगा, मींस इस सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि डिटैचमेंट, मीन्स ये जो सॉइल सरफेस पे जो सॉइल पार्टिकल है, इसका दो चीज होना चाहिए। एक तो डिटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है, डिटैचमेंट यहां से अलग हो, और फिर दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन इसका होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से अलग होकर कहीं दूर जाके ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हो जाए, मीन्स ये पार्टिकल यहाँ से अलग होके ये यहाँ पे चला जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन, जो कि लॉस होता है। और ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या अलग अलग एजेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अपने से हो जाएगा, इसके लिए कोई एजेंट या कोई मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ज्यादातर तो वाटर करता है, फिर विंड करता है, और कहीं दोनों करते हैं। विंड दोनों करते हैं। तो जहां पे हमारा क्या है, वाटर से होता है, उसको हम वाटर इरोजन कहते हैं। विंड से होता है, उसको विंड इरोजन कहते हैं। और जहां दोनों से होता है उसको हम वेव इरोजन कहते हैं, ठीक। ये हमारे तीन तरीके के इरोजन होते हैं बेसिकली। वाटर और विंड इरोजन ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक। सो वाटर इरोजन कैसे होता है, तो वाटर के थ्रू। और वाटर का मेन सोर्स क्या है, रेनफॉल। सो जो हमारा वाटर इरोजन है, ठीक है, ये हमारा दो तरीके से होता है। एक तो जैसे ही इम्पैक्ट करता है ये हमारे जैसे सॉइल पे आता है, ठीक है, सॉइल पे रेनफॉल आई, ठीक है, तो उससे कुछ पार्टिकल क्या है वहां से उठ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम स्प्लैश कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है, रन ऑफ। दो तरीके के इरोजन होते हैं कि स्प्लैश इरोजन, एक होता है रन ऑफ, ठीक है। यानी ये वाटर इरोजन के ही पार्ट है। यानी ये हमारा क्लाउड है, जब क्या रेन होती है तो क्या है, एक रेन की इंटेंसिटी होती है, एक एंगल होता है। ऐसा नहीं सीधा सीधा रेन भी होता है, अगर सीधा सीधा भी होगा
किसी भी एंगल से, चाहे 90 किसी 180, हम इस केस में एक स्लैंट एंगल मानते हैं कि रेनफॉल अगर जब हवा के साथ होती है, ठीक है, तो जब पहला जो उतनी ऊंचाई से जब पानी हमारे सॉइल पे स्टक करता है, यहाँ पे टकराता है, तो क्या होगा, जैसे ही पानी इतनी तेजी से कुछ वेलोसिटी के साथ इस पे आएगा, यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल होंगे वो उछेंगे या जंप करेंगे हवा में, और अल्टीमेटली हमको एक पिट या एक होल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, छोटा सा होल, ठीक है। इसी इरोजन को हम कहते हैं स्प्लैश इरोजन। तो पहला जो स्टेप होता है वाटर इरोजन का, स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन होता है, यानी यहाँ पे जो हमारा है कि ये हमारे रेनफॉल के इंटेंसिटी में जो हमारी रेन आ रही है, ठीक है, उसके इम्पैक्ट से होता है, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल, इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल और रेन ड्रॉप। ये रेन ड्रॉप, इसको फर्स्ट स्टेप कहते हैं। फिर क्या होगा, ये पानी क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होगा इसका, ठीक, कुछ पानी जैसे नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। अब जब ये नीचे वर्टिकल नहीं जा पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, ये पानी यहाँ पे ऐसे इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, और इकट्ठे होते 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 ये फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने लगता है इस सॉइल का। यही जो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, या रिमूवल ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर, इसी को हम रन ऑफ वाटर कहते हैं, इसी वाटर को हम रन ऑफ वाटर भी कहते हैं, ठीक है। जब हमारा एक्सेस ड्रेनेज ऑफ वाटर होने लगता है ऑन द सॉइल सरफेस से, तो इसको हम कहते हैं रन ऑफ वाटर। तो जब रन ऑफ होगा, पानी जब ऐसे चलेगा, यानी ये सॉइल सरफेस है, इसके साथ साथ ये पानी जो है यहाँ से उठ के आगे बढ़ेगा, तो ये क्या करता है, अपने साथ ये जो पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल इससे जो अडहेसिव फोर्स से जुड़े हुए हैं, वो इसके साथ मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पहला रन ऑफ के थ्रू इरोजन जो होता है, ठीक है, वो होता है सीट इरोजन, सीट इरोजन, ठीक है। सीट इरोजन में हमारा जो है रन ऑफ होगा, और इसमें क्या आता है कि हमारी पूरी की पूरी, जैसे हमारी एक कॉपी है, ठीक है, बुक या कॉपी में से अगर हम एक पेज निकाल लेते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि यहाँ इरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से सीट इरोजन जो है यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको नोटिस नहीं होती, और बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म लेयर, यूनिफॉर्म लेयर जो थिन लेयर होती है, और ये सबसे फर्टाइल लेयर होती है, यानी मोस्ट फर्टाइल लेयर, आपकी सॉइल की जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है, थिन लेयर को ये इरोड करते हुए निकल जाता है, ठीक। इस तरीके के इरोजन को हम सीट इरोजन कहते हैं, ठीक। ये हम फार्मर को नोटिस नहीं होता, नॉट नोटिस्ड बाई फार्मर, क्योंकि एक बहुत ही फाइन लेयर जो है वो हमारे आंख के सामने से चली जा रही है, तो इसलिए हम इसको नोटिस नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको कहते हैं सीट इरोजन, जो कि एक यूनिफॉर्म थीन लेयर चला जाता है, ठीक। फर्दर क्या, ये यही जो थीन लेयर है, आगे अगर ऐसे चलते देखते हैं, इसमें ये क्या, इसको फिर ये थोड़ा थोड़े चैनल्स बनाने लगता है, ये चैनल्स फॉर्मेशन करने लगता है, इसको हम कहते हैं रिल, मीन्स एडवांस स्टेज ऑफ सीट इरोजन को हम कहते हैं रिल इरोजन, ठीक। सबसे ज्यादा इसी तरीके के इरोजन हमको देखने को मिलते हैं, इरोजन, रिल इरोजन क्या, ये एडवांस फॉर्म ऑफ इरोजन होते हैं, और यहाँ पे हमको एक स्मॉल चैनल्स दिखने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या है, जो रन ऑफ वाटर होगा वो क्या है, हमारे स्मॉल चैनल्स बनाते हैं, चैनल्स क्रिएट करती है, जो कि हमको विजिबल होता है, मीन्स हमको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ से मिट्टी यहाँ से हटाई गई है, या मिट्टी यहाँ से इरोड हो चुकी है, ठीक है। इस स्टेज को हम कहेंगे कि ये जो है हमारा यहाँ पे इरोजन हुआ है, और ये विजिबल होता है। लेकिन
इसको हम दूर भी कर सकते हैं, यानी इसको बचा भी सकते हैं अगर हम टीलेज कर दें। तो इसको चेक करते हैं कंट्रोल बाय टीलेज। इसको आपने क्या, आपने टीलेज कर दिया यानी खेत में जुताई कर दी, तो टीलेज ऑपरेशन के हेल्प से ही आप रील इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं तो रन ऑफ में सीट इरोजन का एडवांस फॉर्म रील इरोजन का। अब रील क्या, ये चैनल धीरे धीरे उसमें पानी आते आते क्या होता है कि आपका पानी जो धीरे धीरे आएगा, ठीक है, वो फिर चैनल्स को बड़ा करता जाएगा। मीन्स चैनल एक समय के बाद चैनल जो होंगी वो काफी बड़ी हो जाएंगी। ठीक, तो उसको हम फिर कहते हैं गली। जो नेक्स्ट फॉर्म होता है हमारा गली इरोजन। तो ये हमारा जो है एडवांस फॉर्म होता है, एडवांस फॉर्म ऑफ रील इरोजन। रील इरोजन का ये एडवांस फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा चैनल बनेगा ये कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। ठीक है, मीन्स ये थिक होगा, चैनल हमारे इस तरीके से होंगे। यानी कि आप कितने भी इलेज कर लीजिए, चाहे कोई भी ऑपरेशन कर लीजिए, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा कट दिक्कत यही करता है, मीन्स कैन नॉट कंट्रोल्ड बाय टीलेज। टीलेज ऑपरेशन करके आप इसको नहीं सुधार सकते। ठीक है, तो ये हमारे गली है। ठीक है, गली आपको एक बहुत ही ब्रॉड चैनल्स होते हैं, ठीक है, रेल से ब्रॉड होते हैं, और फर्दर ये गली जाके रिवाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो रिवाइंस हमारी लास्ट होती है। इसमें थोड़ा सा हमारा फॉर्म्स ऑफ गली को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, तो जो हमारी गली है उसके डेप्थ और विड्थ, मतलब चैनल की डेप्थ और विड्थ के बेसिस पे चार तरीके की गली होती है हमारी। ठीक है, वेरी स्मॉल गली, स्मॉल जिसको हम G1 कहते हैं। ठीक है, स्मॉल गली जिसको हम G2 कहते हैं, G2। मीडियम गली, G3। और डीप गली, G4। ठीक, इसमें क्या होगा, डेप्थ, गली की जो डेप्थ होगी वो मीटर में निकालते हैं, विड्थ भी मीटर में निकालते हैं, और ये स्लोप, ये परसेंटेज में निकालते हैं। तो ये वैल्यू देख लेना, बहुत ज्यादा याद करने में मैं नहीं करता कि लेस देन 3 मीटर है तो ये स्मॉल। ठीक है, अप टू 3 मीन्स लेस देन या अप टू 3, ये भी आपका स्मॉल गली में आएगा। मीडियम गली की डेप्थ 3 से 9 मीटर होती है, और 9 मीटर से ज्यादा होगी तो वो डीप या हमारी डीप गली कहलाएगी, डीप या नैरो गली। विड्थ की बात करें तो 18 मीटर से कम होती है। यहाँ पे स्मॉल गली में 18 मीटर से ज्यादा इसकी विड्थ होती है। और इसके बाद जो हमारी मीडियम गली होती है उसकी विड्थ 18 मीटर से कम होती है, और जो डीप गली होती है उसकी 8 से 15 मीटर के बीच में हमारी विड्थ होती है। और यानी ये वेरी करती रहती है, बहुत ही ऐसा नहीं है। इसकी जो बात है ये ज्यादा वाइड नहीं होती, ये नैरो होती है। जो जितनी ज्यादा डीप होती है ये थोड़ा नैरो होती है, और ये वेरी करती है। तो इसमें जो डीप गली होती है इसकी जो विड्थ होती है वो थोड़ा सा नैरो होती है। ठीक है, और वो वेरी करती है, विड्थ विड्थ पे हम नहीं जाते, इसके डेप्थ में जाते हैं हम। ठीक है, और स्लोप की बात करें तो जो स्लोप होती है ऑलमोस्ट जो होती है आपकी 8 से 15% इसकी सभी गली की स्लोप होती है, किसी की वैरी कर सकती है, किसी की कम होती है। तो ज्यादातर जो गली से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वो उससे डेप्थ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है
कि कौन सा इसमें हमारा मीडियम गली में क्या डेप्थ होती है, स्मॉल गली में क्या डेप्थ होती है, डीप गली में क्या डेप्थ होती है। तो डेप्थ से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में दिखते हैं। तो ये बात कुछ वाटर इरोजन से रिलेटेड थी। इसका एडवांस फॉर्म जो होता है वो है हमारा रिवाइंस। ठीक है, ये फर्दर रिवाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। रिवाइंस करने का मतलब एडवांस फॉर्म ऑफ गली। ऑफ गली। और कुछ कुछ बुकों में इसको फिर इसके बाद स्ट्रीम बैंक इरोजन भी वाटर से होता है, जैसे स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन जैसे कि एक हमारी रिवर है, वो अगर फ्लो कर रही है इस तरीके से डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो कभी कभी रिवर की वेलोसिटी अधिक होती है, पानी अधिक बहने की वजह से वो क्या करती है, अपने बैंक या जो किनारे हैं वहां की मिट्टी को भी इरोड करते हुए चली जाती है। तो ये स्ट्रीम बैंक इरोजन है जो कि फ्लोइंग रिवर की से होता है, फ्लोइंग रिवर। तो ये सारे जो इरोजन है, ठीक है, जनरली हमारे वाटर ही इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसलिए हम इसको वाटर इरोजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? ठीक, तो ये हमारी वाटर इरोजन के बारे में बात रही। इसी तरीके से एक विंड की हाँ, सॉइल लॉस इक्वेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जब वाटर लॉस होता है उसके लिए जो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन फॉर वाटर इरोजन के लिए जो सॉइल लॉस इक्वेशन होता है, ए इज इक्वल टू आर के एल एस सी पी। ठीक, ये इस 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हमारा ए क्या है? ए को हम कहते हैं प्रेडिक्टेड सॉइल लॉस, यानी ये हमारा क्या, प्रेडिक्टेड सॉइल लॉस। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, टन पर एकड़ पर ईयर, ये इसकी यूनिट है। आर क्या है? रन ऑफ फैक्टर, इसको कहते हैं सॉइल इरोजिविटी भी कहते हैं। मीन्स जो हमारा एजेंट है या रेनफॉल का फैक्टर, यानी रेनफॉल और रन ऑफ में का स्ट्रेंथ जिससे सॉइल हमारा इरोड हो सके, यानी जितने से हमारा सॉइल इरोड हो जाता है उसको हम सॉइल इरोडिविटी कहते हैं। ये की बात करें तो ये हमारी सॉइल इरोडिबिलिटी है, ये सॉइल फैक्टर होता है, ये रन ऑफ फैक्टर है, ये यानी रेनफॉल का फैक्टर होता है। रन ऑफ और रेनफॉल फैक्टर है ये हमारा। जबकि सॉइल इरोडिबिलिटी जो होती है, सॉइल इरोडिबिलिटी ये हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इरोड होगी कि नहीं होगी, या इरोड होने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। एल जो है हमारा स्लोप ऑफ लेंथ, यानी जो हमारा लेंथ, यानी ये हमारा स्लोप। ठीक, इस एंगल को हम कहते हैं, ठीक है, स्लोप। यानी ये हमारा क्या है, स्लोप है, ये एंगल टेन थीटा। और इस स्लोप की लेंथ, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा एस स्टैंड फॉर स्लोप, और ये क्या है, हमारे स्लोप का लेंथ, कितने लेंथ यानी क्या हमारा स्लोप है। और पी क्या है, हमारा क्रॉपिंग प्रैक्टिस। ये क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस को दिखाता है। ठीक, तो ये सारी चीजों पे हमारा सॉइल लॉस डिपेंड करता है। और
इसके बाद हम जो पढ़ते हैं कि वाटर से कितना हमारा विंड इरोजन हमारे कितने तरह के होते हैं। जैसे वाटर इरोजन में हमने पहला पढ़ा कि स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गिल रिवाइन और स्टीम बैक। उसी तरीके से जो विंड इरोजन है, ठीक है, ये जनरली हमारा क्या है, ह्यूमिड रीजन में होता है। ठीक है, ह्यूमिड रीजन कहने का मतलब जहां पे रेनफॉल यानी रेन 800 mm या 750 mm से ज्यादा अगर पानी जिस एरिया में होता है, ठीक है, तो सब ह्यूमिड से ह्यूमिड रीजन में हमारा ज्यादातर वाटर इरोजन देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा विंड इरोजन है, विंड इरोजन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यानी एरिड और सब सेमी एरिड रीजन में हमको देखने को मिलता है। तो विंड इरोजन इरोजन ठीक है। सो विंड इरोजन में क्या है कि सॉइल की पार्टिकल साइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है इरोजन के लिए। क्योंकि अभी तक तो वाटर में हमने देखा था कि एक पानी के साथ कैरियर हो रहा है, लेकिन अगर हवा के साथ कोई चीज उड़नी है तो उसमें पार्टिकल साइज या पार्टिकल का वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं कि विंड इरोजन में हमारा 3 पार्टिकल होते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल ये, ठीक है, एक उससे थोड़ा सा बड़ा ये, और एक पार्टिकल उससे बड़ा। अगर हवा चलती है, अगर विंड चलती है तो क्या होगा, ये जो छोटा पार्टिकल है ये मेरा हवा के साथ बहता चला जाएगा, यानी ये इसी में हवा में ही रहेगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, ये हमारा जंप करते हुए, यानी ये जो पार्टिकल है ये मेरा जंप करते हुए यहां से जंप करते हुए फिर यहाँ पे लैंड कर जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे जंप किया। ठीक, और जब पार्टिकल साइज और ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये जंप नहीं करेगा, ये इसको रोल करेगा, यानी ये रोल होते हुए फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोलिंग हुई, ये हवा में उड़ा नहीं। जबकि जंप में क्या, थोड़ा देर ये हमारा हवा में उड़ा, लेकिन यहाँ पे रोलिंग में क्या, ये सरफेस को छोड़ा नहीं लेकिन थोड़ा आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से 3 अलग अलग साइज के पार्टिकल के लिए हम अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ सॉइल इरोजन की बात करते हैं। ये पहला जो है ये हमारा होता है सस्पेंशन। इस तरीके के इरोजन को हम कहते हैं सस्पेंशन। इस तरीके के इरोजन को हम कहते हैं सॉल्टेशन। और इस तरीके के इरोजन को हम कहते हैं सरफेस क्रीप। ठीक, अब हमें पता चल गया कि ये मैकेनिज्म क्या होता है, एक सस्पेंशन होता है, एक सॉल्टेशन होता है, एक सरफेस क्रीप होता है। ठीक, अब पार्टिकल साइज कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता दूं, यहां ऐसे ये लिख लो, यहां पे 0.1 mm डायमीटर और यहाँ पे 0.5 mm डायमीटर। अगर हमारा सॉइल पार्टिकल का साइज 0.1 mm से कम है तो ये मेरा सस्पेंशन में कैटेगरी में चला जाएगा, सस्पेंशन कैटेगरी। अगर 0.5 और 0.1 के बीच में है तो ये हमारा साल्टेशन कैटेगरी में आएगा। और अगर 0.5 mm से ज्यादा डायमीटर वाला सॉइल पार्टिकल है तो ये हमारा सरफेस क्रीप में आता है। ठीक, तो ज्यादातर जो हमारे सॉइल इरोजन यानी विंड इरोजन होता है, ठीक है, 50 to 75% जो विंड इरोजन होता है ये हमारा साल्टेशन से होता है। उसके बाद 3 से 4% ही जो होते हैं वो पार्टिकल सस्पेंशन में रहते हैं, और नियरली 5 to 25% हमारा सरफेस क्रीप में होता है। तो ये सारी चीजें हमारे विंड इरोजन से रिलेटेड थी जो मैंने बता दी।
ठीक है। अभी बहुत सारी इसमें बातें हैं कि वे कैसे कंजर्व करते हैं, क्या चीज करते हैं, वो हम लोग इकोनॉमी में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मैकेनिज्म ऑलमोस्ट यही सेम रहने वाली है। ठीक है, सस्पेंशन साल्टेशन और सरफेस क्रीप के लिए ये मैकेनिज्म सेम रहने वाली है। ठीक, इसके बाद एक चीज आती है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये भी एक तरीके से सॉइल कंजर्वेशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, मैकेनिकल एग्रोनॉमिक मेजर्स भी होते हैं, मैकेनिकल मेजर्स भी होते हैं। ठीक है, उसी मेजर्स में से एक मेजर है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ठीक, तो ये क्या है, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक के, यानी सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, यानी कि उस जगह की सॉइल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सॉइल है, उसके बेसिस पे हमने लैंड कैपेबिलिटी, यानी टोटल जितनी भी हमारे इंडिया में लैंड्स हैं उसका क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। और इसमें हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको टोटल जो क्लासिफिकेशन किया है कितने पार्ट में किया है, 8 पार्ट में उसकी क्लासिफिकेशन किया है। टोटल क्लासिफिकेशन हमने 8 पार्ट में किया है। और 8 ऐसे नहीं लिखते, रोमन में लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और हमारा फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। और क्लास को हर एक क्लास को हमने अलग अलग कलर रिप्रेजेंटिंग के, यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग कलर एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि क्लास फर्स्ट है तो उसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्लास होगा, ठीक है, अभी बताएंगे थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है सेकंड क्लास की, वो येलो कलर की में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्लास को पिंक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और फोर्थ क्लास को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ये जो ऊपर के 4 हैं ये हमारे सुटेबल फॉर कल्टीवेशन होते हैं। कल्टीवेशन बोलने का मतलब खेती के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए सुटेबल होते हैं। जबकि फिफ्थ डार्क ग्रीन, सिक्स्थ हमारा मेरा है ऑरेंज, इसके बाद सेवेंथ मेरा क्या है, रेड, और ब्लू क्या है, सॉरी, एट्थ क्या है मेरा, पर्पल। ये हमारे क्या, नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें हम खेती नहीं कर सकते, इसमें कल्टीवेशन नहीं कर सकते। और एक थोड़ी सी सिमिलरिटी देखो कि ग्रीन कलर का क्या कर दिया इसने, फिफ्थ जो है पहला, डार्क ग्रीन, यानी कि बहुत ज्यादा गाढ़ा कलर। येलो को और बहुत और ज्यादा येलो करो तो थोड़ा सा उसको ऑरेंज के रूप में इमेजिन करो। पिंक को और ज्यादा पिंकिश करते जाओ तो वो रेड हो जाता है। ब्लू को और ज्यादा ब्लू करते जाओ तो पर्पल। मीन्स जो कलर है, अगर आप ऊपर के 4 याद रखते तो ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, तो उसी से नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 बन सकते हैं कि ग्रीन से डार्क ग्रीन, येलो से ऑरेंज, पिंक से रेड, और ब्लू से पर्पल कलर। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो पाते एग्रीकल्चर के लिए। कल्टीवेशन बोलने का मतलब एग्रीकल्चर। अब ये मत कर देना कि इसमें सिर्फ घास भी उगती है, इसमें ग्रास लैंड, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें आती नहीं। तो ये सब चीजें आएंगी इसमें, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ठीक, अब जैसे क्लास 1, कोई क्लास में फर्स्ट आता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सारी अच्छी अच्छी बातें जो जो एक अच्छी क्रॉप या एक अच्छी सॉइल में होनी चाहिए,
कि फर्टाइल होती है, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है, बहुत सारे क्रॉप्स के लिए फेवरेबल है, ठीक है। इसमें आप इंटर क्रॉपिंग कर सकते हो, इंट्रा क्रॉपिंग कर सकते हो, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा कोई स्पेशल मतलब अटेंशन की जरूरत नहीं है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। अब येलो के लिए बात करें, यानी फर्स्ट क्लास में हमारा क्या आ जाता है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल ही तो बोलते हैं कि सबसे अच्छी सॉइल हमारी एलुवियल सॉइल है, ठीक है। अब येलो सॉइल मतलब जो सेकंड रैंक आया, वो सेकंड रैंक क्यों आया, उसमें हो सकती है कुछ अच्छी बात तो है सेकंड रैंक, लेकिन थोड़ी सी क्या खासियत कम होगी, यानी इसमें क्या है, थोड़ा सा ड्रेनेज प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा इरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी क्रॉप की लिमिटेशन हो सकती है। तो ज्यादातर जो हमारे रेड और ब्लैक सॉइल है, ये इसमें आते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में, इसमें क्या है, और भी शायद थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस, ज्यादा क्रॉप तो ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें हम इरोजन और सॉइल्स की फर्टिलिटी अच्छी तरीके से बचा के रख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा सलाइन सॉइल है, स्लाइटली सलाइन बोलेंगे, एकदम सलाइन नहीं, स्लाइटली, स्लाइटली सलाइन सॉइल है हमारा, तो ये हमारा उसमें आ गया। और जो फोर्थ है, उसमें ये बोलेंगे कि ये भाई पूरी तरीके से अल्कलाइन है, ये है मीन्स जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है वो हमारी इस कैटेगरी में आ जाती है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल इसमें हमारा आ जाता है। तो ये सारी बातें इससे रिलेटेड थी। अब क्या, अगर मान लीजिए जो सॉइल कल्टीवेशन में यूज में नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, वहां पे क्या ग्रेजिंग, यानी हम नहीं खा रहे हैं, चलो हम नहीं यूज कर रहे हैं, एनिमल्स उसको यूज कर रहे हैं, यानी ये ग्रेजिंग पर्पज के लिए यूज हो रही है, ग्रासलैंड के लिए यूज हो रही है, ग्रेजिंग पर्पज के लिए, ठीक है। यहाँ पे पत्थर ज्यादा है, मिट्टी कम है, और ये क्या, ये पर्पल सबसे लास्ट क्या, अब यहाँ पे कुछ हो भी नहीं सकता, यहाँ पे रॉक गार्डन बन रहा है या बीचेज बन रहे हैं, यानी सैंडी और बीचेज जो होती है हमारी इस कैटेगरी में आती है, कि जहाँ पे ना तो जानवर घास दिखेगा ना कुछ दिखेगा, केवल पत्थर ही पत्थर दिखेगा। तो ये सारी लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन उसी के बेसिस पे हमने अलग अलग बातें की है। तो ये सब लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में थी, और हमारा जो सॉइल साइंस से रिलेटेड जो बातें थी वो हमने कर ली है। अब थोड़ी बहुत जनरल बातें करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले तो एक चीज मैं दिखा रहा था कि एक न्यूट्रिएंट की अगर एक्सेस होती है तो दूसरे न्यूट्रिएंट पे उसका अच्छा इफेक्ट नहीं दिखता, जिसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट इफेक्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट। यार वो लिख लो, ठीक है, जैसे सीट इरोजन है उसको यहीं लिख लो, नहीं भूल जाओगे। डेथ टू फार्मर, क्योंकि ये नोटिस नहीं होता, और गली इरोजन को जो कहते हैं कैंसर, कैंसर कहते हैं, ठीक, ये बात है। तो एक बात कर रहा था एंटागोनिस्ट इफेक्ट के बारे में। तो इससे थोड़ा सा हमको सॉइल साइंस समझने में आसानी हो जाती है, कि अगर एक्सेस इधर लिखेंगे एक्सेस, अगर एक बढ़ता है तो किसकी क्या कम होगा, यानी एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, यानी एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम हो रहा है तो पहला बढ़ेगा, एनसी मीन्स अपोजिट लेंगे, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। अगर मान के चलते हैं सॉइल में एन, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम एक्सेस में है, तो कॉपर की डिफिशियंसी होती है, मीन्स कॉपर जो है इसके एंटी चलता है। अगर फास्फोरस एक्सेस में है तो मान के चलो कि आयरन, जिंक और कॉपर ये डिफिशियंट हो जाएंगे हमारे। इसी तरीके से पोटेशियम और कैल्शियम एक्सेस में होता है तो बोरान में दिखता है कमी, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा इस तरीके से देख लेना। बोरॉन और मॉलिब्डेनम के बीच में एंटागोनिस्ट इफेक्ट चलती है। ज्यादातर तो यही पूछता है कि फास्फोरस के साथ जिंक की कमी दिखती है और नाइट्रोजन के साथ कॉपर की दिखती है। ठीक, तो ये हमारे कुछ एंटागोनिस्ट इफेक्ट थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि ज्यादातर प्रोमिनेंट एग्जामों में आते हैं, और या मैंने जितना भी चीज अब तक पढ़ाई है उसमें अगर कोई चीज छूट रहा हो, ठीक है, तो बाकी बेसिक्स बुक्स एक बार पलट लेना। मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी ज्यादा ही करा ली है। ठीक है। हाँ, सॉइल इरोजन में एक चीज ये भी पूछता है कि हमारे इंडिया में एवरेज सॉइल लॉस कितना हो रहा है। एवरेज सॉइल लॉस हमारे कंट्री में कितना हो रहा है? ये हो रहा है नियरली 17 या 16.5, 16.5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। इतना हो रहा है हमारे सॉइल लॉस हमारी कंट्री में। लेकिन जो परमिसिबल लिमिट है कि मीन्स नेचुरली इतना होना चाहिए, नेचुरली इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हो कितना रहा है? 16.5। तो इसके पीछे क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल की केयर नहीं कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस सॉइल यूज किए जा रहे हैं। तो वो सारी बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ये हमारा सॉइल लॉस डे टू डे बढ़ता जा रहा है। इसका सॉइल कंजर्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले तो फादर ऑफ सॉइल साइंस की बात करें। फादर ऑफ साइंस सॉइल साइंस कौन है, या पेडोलॉजी जिसको कहते हैं? पीवी डाकुचे। ठीक, और अगर हम पूछते हैं मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन है, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, हमारा जो सॉइल है उसका जो मेजर सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये सब बातें हमने कर लिया, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, उसमें ह्यूमस क्या होता है, ये सारी चीजें कर लिए। थोड़ा लिखते हैं। फॉस्फोरस के लिए बोलेगा तो एपेटाइट, एपेटाइट वर्ड जहां भी आ गया समझ लेना वो फॉस्फोरस से रिलेटेड बातें कर रहा है। हमारा एपेटाइट की बात करें तो फॉस्फोरस। ठीक, पोटेशियम की लिए बात करेगा तो बायोटाइट। ठीक, मस्को वाइट। ठीक, फेल्डस्पार। ये है। ठीक, कैल्शियम के लिए बात करें मेजर सोर्स डोलोमाइट। ठीक, सल्फर के लिए जिप्सम है। पायराइट है। आयरन के लिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, वो सारी चीजें मालूम है। बोरॉन का कभी कभी पूछता है, बोरॉन के लिए टॉर्मलिन है, लाइन है। ठीक है, मॉलिब्डेनम के लिए ओलिवीन है। ये मेजर सोर्स है सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक, ऑर्गेनिक सॉइल में मिनिमम ऑर्गेनिक परसेंटेज कितना होना चाहिए? ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर जो हमारा मिनिमम ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज होना चाहिए वो ग्रेटर देन 20% होना चाहिए, तभी जाके हम उसको ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक, कैटायन एब्जॉर्प्शन रेशियो जो सॉइल के अंदर जो है, कैटायन एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है, ठीक है, आ, हाँ, वो तो मैंने बता ही दिया कि इंडियन सॉइल में मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारा जो है नाइट्रोजन, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में बात करें तो डिफिशियंट में इंडियन सॉइल डिफिशियंट लिख ही लेते हैं। इंडियन सॉइल में अगर डिफिशियंसी की बात करें तो मैक्रो में नाइट्रोजन है हमारा, और माइक्रो में जिंक है।
ठीक। इसके बाद कैटायन एब्जॉर्प्शन रेशियो या फ्लक्चुएशन ऑर्डर की बात करें तो ये यही फॉलो करता है। ठीक है, सॉइल के अंदर कैटायन का एब्जॉर्प्शन रेशियो भी होता है। और यही फ्लक्चुएशन का भी होता है कि लोगों को कैसे एक पास लाए। तो फ्लक्चुएशन का मीन्स होता है कि कलेक्ट करना, डिफ्लक्चुएट मतलब डिस्पर्स करना। तो इस पे हम लोगों ने यही ट्रिक बनाई है कि जिसके पास जितना कैटायन, ठीक है, उसका उतना ज्यादा पावर। जैसे एल्युमिनियम है +3, ठीक है, कैल्शियम +2, फिर उसके बाद हमारा हाइड्रोजन। ठीक, ये हमारा ऑर्डर है इसका। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने बता ही दिया है कि नॉर्मल सॉइल में बैक्टीरिया ज्यादा पाई जाती है, एसिडिक सॉइल में फंगस पाई जाती है, और अल्कलाइन सॉइल में एक्टिनोमाइसीट्स पाए जाते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हो गई, इसको नहीं लिखाते हैं। और बाकी सबसे ज्यादा फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी किस सॉइल में होती है? तो रेड सॉइल में हाईएस्ट फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैवलिनाइट। ठीक है, हाईएस्ट फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी। और यही एक बार पूछा था, अगर पोटेशियम के लिए बात करेगा, अगर सिलिकेट क्ले मिनरल में तो इलाइट होता है, मींस हाइड्रस माइका में ज्यादा पोटेशियम फिक्सेशन होता है। और अगर फास्फोरस फिक्सेशन की बात करें तो कैवलिनाइट या कैपेसिटी में बात करें तो रेड सॉइल। हाईएस्ट फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी जो है रेड सॉइल में हमारी होती है। ठीक है, व्हाइट माइका को हम मस्कोवाइट कहते हैं, ब्लैक माइका यानी जिसमें मैग्नीशियम होता है उसको बायोटाइट कहते हैं। ये सारी चीजें ये ठीक है डिस्कस हो चुकी है, चेक कर लेना। ठीक है, एक चीज होती है आइडियल एनपीके रेशियो, रिकमेंडेड एनपीके रेशियो। एनपीके, ठीक है, रेशियो। ऑयल सीड क्रॉप के लिए, ऑयल सीड जो हमारी क्रॉप्स होती है उसके लिए होती है 4:1:4। ठीक, लेग्यूम्स के लिए होती है 1:2:1। और जो सीरियल्स क्रॉप होती है, सीरियल्स क्रॉप होती है, इसके लिए होती है हमारी, सीरियल्स क्रॉप के लिए होती है 4:2:1। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आइडियल एनपीके रेशियो होते हैं। ठीक है, और जनरली अब ये डिस्टर्ब हो चुका है। अब हमारे अगर कंट्री में बात करें, ठीक है, तो ये चेंज है, ये पुराना डाटा भी हो सकता है जब मैं पढ़ा था तब का है, वैसे ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनपीके रेशियो का जो इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है, हम फॉलो नहीं करते। 6.5, 2.5 और 1 हो चुका है एट प्रेजेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है, इसको चेक भी कर लेना। ठीक है, एनपीके आइडियल रेशियो होना ये चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे 4:1 होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग ने नाइट्रोजन यानी यूरिया ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से ये हमको देखने को मिलती है। फरोस्लाइस क्या होता है? फरोस्लाइस मतलब जो पहला फर्स्ट 15 सेंटीमीटर की लेयर होती है उसको हम फरोस्लाइस कहते हैं। ठीक है, जो है पहला फर्स्ट 15 सेंटीमीटर का लेयर होता है, इसको हम फरोस्लाइस कहते हैं। इसका जो वेट है 2.24 इंटू 10⁶। हालांकि मैंने कल जो है 2 इंटू 10⁶ लिखवा था, तो वो भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपके कत्यायन की बुक में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है तो इसलिए लिखा दिया। तो ये बात रही। उसके बाद और क्या चीज हो सकती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है? मॉलिब्डेनम, कल बात हुई थी इस पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है इसको कहते हैं मॉलिब्डेनम, यानी एमओ। ठीक,
और बात करते हैं कि हमारा फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी। हर एक फर्टिलाइजर की अपनी अपनी यूज इफिशियंसी है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफिशियंसी इसका मतलब होता है कि आपने प्लांट को कितना दिया और कितना प्लांट ने अपटेक किया। अगर मैं नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर की बात करूं, अगर 100 किलो आप यूरिया देते हो, ठीक है, तो उसका 30 to 60%, मैक्सिमम 60%, यानी इससे भी कम होता है। अगर यूरिया के केस में बोले तो 35 to 40% ही रहता है। तो नियरली जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की यूज इफिशियंसी है वो 30 से 60 के बीच में लाई करती है। फॉस्फोरस की होती है बहुत कम होती है, ठीक है, इसको बेटर 50 ले लो। ये इसकी जो होती है 20 to 30%, मीन्स आप 25% ही या 30% ही पौधा ले पाता है, बाकी जो है फिक्स हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा इमोबाइल सॉइल में फॉस्फोरस ही है। और पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम फर्टिलाइजर की यूज इफिशियंसी की बात करें, तो ये सबसे अधिक यूज इफिशियंसी इसी के 50 to 60%, मतलब 60% से ज्यादा जो है हमारा यूज होता है। तो फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी के बारे में ये चीजें थी। और फर्टिलाइजर से रिलेटेड हमने बता दिया था कि जो इसका एफेक्ट्स, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे जरूरी होती है, उसी तरह फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको एफसीओ कहते हैं। ये हमारा 1985 में स्टार्ट हुआ था, और अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में ये शुरू हुआ था। 57 में फिर फर्टिलाइजर रेगुलेटरी एक्ट आए थे, और फिर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो हम फॉलो कर रहे हैं वो 1985 में रिवाइज्ड वो एडिशन है, ठीक है। ये हो गया। और ग्राउंड नट में फेग फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है, तो ये हमारा कैल्शियम है, ठीक है। फेग फॉर्मेशन इन ग्राउंडनट, इसके लिए हमारा कैल्शियम बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फेग फॉर्मेशन के लिए। और बाकी बैक्टीरिया के बारे में बता दिया। बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ना, इसके ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं, साइक्रोफिलिक, मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक, ठीक है। बैक्टीरिया जो नॉर्मल सॉइल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे इसको अलग अलग नाम देते हैं, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो साइक्रो, सर हम्म मेसोफाइल्स और थर्मोफाइल। तो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया होते हैं, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्रो करते हैं। यानी ऐसी बैक्टीरिया जो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे के बैक्टीरिया होते हैं उसको साइक्लोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। मेसोफिलिक बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 10 से 40 डिग्री सेल्सियस होती है, और थर्मोफिलिक को 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर वो बेटर ग्रो करते हैं। ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, ठीक। ये सब बातें हो गई। और बच क्या रहा है, ठीक है। अम, हाँ, लेकिन ये नहीं पूछता, चलो ठीक है छोड़ो। हाँ, जिंक डिफिशियंसी के जो सबसे पहले देखी गई थी वो हमारी राइस क्रॉप में देखी गई थी, और उसको ये डिस्कवरी किया था उस साइंटिस्ट का नाम था वाई एल नेने, ठीक है। तो जिंक डिफिशियंसी जो है सबसे पहले राइस क्रॉप में देखी गई थी, और इसको डिस्कवर करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, वाई एल नेने, पंतनगर में इन्होंने किया था 1966। तो ये जो इससे रिलेटेड बातें थी। और
बाकी और लास्ट में मैं यही लिख दूं, सलाइन सॉइल जो है इसको रीजन वाइज अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सलाइन सॉइल जैसे राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में सलाइन सॉइल को हम लोग लूनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही सलाइन सॉइल को हम पंजाब में थूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, THUR। और हमारा गुजरात में इसको रेह के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे सलाइन सॉइल का नाम था। एल्कलाइन सॉइल की बात करें, जिसको सोडिक सॉइल भी कहते हैं, या एल्कलाइन सॉइल की बात करें, तो पंजाब में इसको कहते हैं काला, यूपी में इसको ऊसर कहते हैं, और गुजरात में इसे सार कहते हैं, छार। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि ये भी अपने में नोट कर लेना। बाकी और कोई चीजें छूटती हैं या क्वेश्चन बचते हैं तो बता देना। मेरी तरफ से सॉइल साइंस में इतना ही इंपॉर्टेंट था, वो मैंने कवर कर लिया। ठीक।